देखिए बच्चों, आपको पता है कि इंटर की क्लास में इस समय हम विविध प्रश्नावली 4 पढ़ रहे हैं, जिसके कुछ सवाल बचे हैं और सवाल बड़े बड़े हैं क्योंकि इस प्रश्नावली से 8 नंबर का सवाल आता है। तो सवाल तो थोड़ा बड़ा होगा ही, इसलिए प्रश्नावली थोड़ा देर में खत्म हो रही है। अगर हम ये कह देते कि जो विविध प्रश्नावली में वही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो अब तक हम जो दूसरा चैप्टर था शुरुआत की, उसकी प्रश्नावली इतनी छोटी छोटी है कि कम से कम 4 प्रश्नावली तो खत्म कर चुके होते, 5 और, क्योंकि यहां पर एक सवाल बराबर वहां कोई कोई एक प्रश्नावली है, इतना टाइम लगेगा। यानी 20-25 मिनट में यहां एक सवाल होता है और हम बता दें कि इसी तरह हो जाएगा, तो आप उसको अच्छी तरीके समझते हैं कि केवल कोर्स खत्म करने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। जब आपको एक सवाल बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है तब तो आपके बात समझ में नहीं आ रही है। कक्षा 12 और विविध प्रश्नावली 4, कक्षा 12 विविध प्रश्नावली 4 होगी। और देखिए सवाल नंबर आपके 16 तक हल हो गए थे, सवाल नंबर 17 से हल करते हैं। इसने कहा है 17 से 19 तक सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए सही उत्तर का चयन करेंगे हम, तभी ऐसे तुक्का नहीं मार पाएंगे, ना हम कोई ट्रिक लगा रहे हैं, सवाल हम तुम्हें हल करके बता रहे हैं। 17 नंबर में कह रहा है ए कामा बी कामा सी समांतर श्रेणी में ए कामा बी कामा सी इन एपी। अब समांतर श्रेणी आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर होता है a प्लस सी। ये होता है, आपको पता भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो चलिए हम बता देते हैं। ए बी सी इन एपी अगर समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर a प्लस सी क्यों होता है, वो हम आपको बता दे रहे हैं क्यों होता है। समझ लीजिए क्यों होता है ऐसा। देखिए हमने एपी की शर्त आपको बता रखी है, होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 दूसरा पद है, T1 पहला पद है और T3 तीसरा पद है। तो देखिए T2 का मान B माइनस T1 का मान A, T3 का मान C, T2 का मान B। B को इधर ले आइए, B प्लस B बराबर C प्लस A, B प्लस B 2B बराबर A प्लस C। तो देखिए आ गया 2B बराबर A प्लस C। हर चीज को जानना जरूरी है, बस ऐसे नहीं कि ये हो गया ऐसे तो बस काम खत्म। तो ऐसे वो चला भी कैसे जाएगा वो भी आप नहीं जान पाएंगे। चलिए सबसे तो इतना पहले कहा था कि एबीसी समांतर श्रेणी में है, तो जब एबीसी समांतर श्रेणी में है तो यहां से 2b बराबर निकल आया a प्लस सी। तो फिर किसका मान ज्ञात करना था, फिर आपको डिटर्मिनेंट यानी सारणिक x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a और x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 2b और x प्लस 4 और x प्लस 5 और x प्लस 2c का मान ज्ञात करना था। ऑप्शन ए में 0 है, ऑप्शन बी में 1 है, ऑप्शन सी में x है और ऑप्शन डी में 2x है। हल करने के बाद ही बता पाएंगे क्या होगा। वैसे भी हमारे पास, देखिए पहले हल कर देते हैं, वो इससे बता देते हैं आपको, फिर विकल्प देख के भी बता देंगे कैसे क्या होगा। अगर बेटा देखिए सारणी के गुणधर्म में बताया गया है कि किसी सारणी में समान संख्या से गुणा भाग कर दिया जाए, किसी सारणी में समान संख्या से गुणा और भाग कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो R2 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 से भाग भी कर दे, लिख दें यहां पर R2 में 2 से गुणा तथा 2 से भाग भी करना पड़ेगा। भाग करने पर तो भाग करने वाला बाहर लिख देते हैं, यहाँ 1/2 यहां पर लिख दिया। अगर सारणी के किसी पंक्ति में 2 से गुणा किया है तो सारणी का मान 2 गुना हो गया है, तो 2 से बाहर भाग दे दिया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंजमेंट होगा। तो देखिए x प्लस 2 और x प्लस 3 और x प्लस 2a। अब R2 में 2 से गुणा करना तो हो जाएगा 2x प्लस 6 और 2x प्लस 8 और 2x प्लस 4b
और इधर हो जाएगा x+4, x+5 और x+2c। ठीक, इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए बेटा, हम R2 का ही ऑपरेशन करने जा रहे हैं। R2 का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, R2 माइनस और R1 प्लस R3 से एक विधि और थी हमारे पास। तो क्या करते हम, 2 से गुणा न करते, ऐसे ही सब कुछ लिखा रह देते। यहां पर R2 का जब ऑपरेशन करते, जब 2 से गुणा न करते तो 2 से भाग भी ना देते। R2 का ऑपरेशन जब करते तो R2 का ऑपरेशन कर देते R2 ऑपरेशन बाई 2R2 माइनस R1 प्लस R3। बात समझ गए होंगे आप। चलिए कोई बात नहीं है, अब हमने ऐसे हल कर दिया तो ऐसे हल कर देंगे। R1 में कुछ नहीं करना, x+2, x+3 और x+2a। R2 का ऑपरेशन करना है कि R2 में R1 और R3 जोड़े घटा देना। तो यहां पर क्या होगा बताओ? अच्छा, x प्लस x 2x होगा ना, और 3 2 5 होगा। तो 2x और प्लस 6 में 2x और 5 घटाएंगे तो 2x से 2x चला जाएगा, 6 माइनस 5 कितना होगा? 1। यहाँ पर 2x प्लस 8 है, अब इसको जोड़ेंगे तो x प्लस x 2x होगा, 5 3 8 होगा। 2x प्लस 8 में 2x प्लस 8 घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा भाई। इधर देखिए, अरे इसको समझ लीजिए भाई, कहां से क्या जोड़ दिया। यहां पे यहां पर देखिए R2 का मान है 2x प्लस 6, इसको जोड़ेंगे तो 2x प्लस 6 ही तो होगा, घट जाएगा 0 तो बचेगा। यहां पर 2x प्लस 4 भी है। अब समझिए यहां पर क्या होगा, तो ये 2x प्लस 4 भी है, इसको जोड़े तो होगा 2x और प्लस 2a और प्लस का 2c। तो देखिए क्या बचेगा भाई, 2x से 2x तो घट जाएगा, यहां पर बचेगा 4b माइनस 2a माइनस 2c। बचेगा यही नहीं बचेगा? यही बचेगा भाई, यही बचेगा ना। हाँ यही बचेगा। R3 में इसे लिख देते हैं x+4, x+5 और x+2c। चलिए कुछ भी दिक्कत नहीं है अभी तक। 1/2 और x+2, x+3, x+2a 0 0 2 इससे कॉमन लिए ले रहे बेटा, तो आ जाएगा 2b माइनस a माइनस c। ठीक, और R3 में x+4 हो जाएगा और x+5 हो जाएगा, x+2c हो जाएगा। अब आप देखिए 2b का मान, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। यहां पर हम 2b का मान समीकरण 1 से रखने वाले हैं। इसमें हम 1/2 x+2, x+3, x+2a और 0 0 2 और 2b का मान कितना है? a प्लस c माइनस a माइनस c। तो c से c कट गया, a से a कट गया, x+4, x+5, x+2c। तो 1/2 और x+2, x+3, x+2a 0 0 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, x+4, x+5, x+2c। तो देखिए 1/2 गुणते 0, ऐसे 0 नहीं लिख देंगे, कारण लिखना होगा आपको। आपको सवाल ये मान के हल करना है कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता है, वो तुम्हारी कॉपी देख के सीख जाए। तो यहां पर 0 कैसे लिख दिया है? स्टेटमेंट लिखना है आपको, लाइन नहीं खींच देना। हमने लाइन खींच दी है तो आपको स्टेटमेंट पता होगा। चलिए नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं ना, क्या लिखना है। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। ये आपको गुण में लिखाया गया है। तो यहां पर देखिए इस सारणी की दूसरी पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए इस सारणी का जो मान होगा, यानी जो डिटरमिनेंट का मान होगा वो शून्य होगा। और शून्य में यानी 0 में किसी संख्या गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। तो इस तरीके से आपका जो विकल्प नंबर ए है वो सही हुआ। विकल्प नंबर ए क्या हो गया? सही हो गया। चलिए सवाल नंबर आपका 17 हल हो गया। अब हम सवाल नंबर 18वां हल करेंगे भाई। सवाल नंबर 18 हल करेंगे। देखिए हर सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। यदि आपको सवाल समझ में आ गया है
तो YouTube में इतना कमेंट करने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि समझ में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि सीधे सीधे भी हम बता सकते हैं कि इसी तरह से पढ़ा चुके हैं, आपको मानना भी पड़ेगा कि नहीं पढ़ा चुके हैं, क्योंकि ये सवाल सब हम बता चुके हैं। फिर भी हम एक एक सवाल हल कर रहे हैं, तो आपके लिए ही इतना किया जा रहा है, तो आपको इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कम से कम इतना तो बता सको सवाल आया है कि नहीं आया है। चलिए अब हम सवाल नंबर हल करेंगे 18वां। कहता है यक्स कामा यदि यक्स कामा वाई कामा जेड सुनेतर वास्तविक संख्याएं हैं तो आव्यूह ए बराबर आपका है x 0 0 0 y 0 0 0 z का व्युत्क्रम है, और आपको इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए हल करते हैं। देखिए भाई कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा वो तो हल करने के बाद पता चलेगा। व्युत्क्रम आव्यूह यानी ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे मॉड ए होता है, ये आपको पता है। तो सबसे पहले मॉड ए ज्ञात कर लें। मॉड जैसे लगाएंगे आव्यूह सारणी बदल जाएगा, x 0 0 0 y 0 0 0 z। अब आपको ये बताया गया है भाई कि जिसमें ज्यादा जीरो उसके सापेक्ष प्रसार करने से कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है, बाकी आप प्रसार चाहे जाए के सापेक्ष करें आंसर वही आएगा। तो R1 में 2 जीरो हैं उसके सापेक्ष कर लो, चाहे C1 में 2 जीरो हैं उसके सापेक्ष कर लो, चाहे C2 में 2 जीरो हैं उसके सापेक्ष कर लो, चाहे C3 में भी 2 जीरो हैं उसके सापेक्ष कर लो, क्योंकि जीरो की संख्या इसमें अधिक है तो किसी के सापेक्ष कर सकते हैं। चलिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए क्या हो जाएगा। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो x प्लस फिर माइनस 0 फिर प्लस 0। अब देखिए x कहां है, पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में बंद कर दीजिए, y 0 0 z। फिर ये वाला 0 कहां है, पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ में, तो 0 0 0 z। पहली ये वाला 0 पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ में 0 i 0 0 x। इसका गुणा इसमें करते हैं yz माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं 0 माइनस 0। इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा कुछ भी आए लेकिन 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे लेकिन इसका गुणा करने से कुछ भी आए लेकिन 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से x y z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x y z हो जाएगा। तो देखिए सब मान यहां पर लिखते जाते हैं हम, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा लगेगा, आपको पता ही है। मॉड x का मान निकला x y z, यहां पर लिख दें चूंकि मॉड x डज नॉट इक्वल टू 0 अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, यानी ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। अगर मॉड ए का मान 0 आ जाए तो ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि फिर आंसर इनफिनाइट आएगा, क्योंकि बटे में तो भाई मॉड ए आएगा। और आपको पता है कि 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत, जिसको कहते हैं अपरिभाषित, और जिसको कहते हैं इनफिनाइट, वही आ जाता है। इसलिए मॉड ए का मान अगर 0 आ जाए तो तुरंत लिख देते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अब देखिए सहखंड ज्ञात करें भाई, क्या ज्ञात करें, सहखंड। तो सहखंड देखिए सहखंड a11 तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11। m11 का मतलब समझ गए होंगे, स्मॉल a11 की उप सारणिक को m11 कहते हैं भाई। तो -1 की घाते 1 धन 1 2 हो जाएगा, m11 पहली पंक्ति बंद कर देना है, पहला स्तंभ, तो y 0 0 z। तो देखिए -1 की घात हमने कहा है सम है तो मान प्लस का 1 होगा, और विषम है तो माइनस का 1 होगा, तो yz -0 हो जाएगा। 1 गुणते yz क्या आ जाएगा, yz आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद निकालेंगे बेटा a12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12, तो -1 की पावर 3 हो जाएगा। m12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ 0 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 z, तो -1 की घात विषम मान -1, 0 गुणते z 0 -0 गुणते 0 0, -1 गुणते 0 तो आ जाएगा 0। अब a13 -1 की पावर 1 + 3 इंटू m13, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा। m13 पहली पंक्ति बंद करिए और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ
0y 0 0, तो माइनस 1 की घाते सम, तो मान प्लस का 1 होगा। 0 गुणते 0 0, माइनस 0 गुणते y 0 होगा, तो 1 गुणते 0 बेटा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया है कि लाइव क्लास नहीं चलती है क्या, तो जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव क्लास भी चलेगी। अब देखिए A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 की पावर 3 M21, दूसरी पंक्ति बंद करिए, पहला स्तंभ 0 0 0 Z 0 0 0 Z, तो -1 की घात विषम मान -1, 0 गुणते Z 0 -0, तो -1 गुणते 0 फिर से आ गया 0। अब क्या निकालें हम? अब हम निकालें, देखिए यहां पर लिखते भी जाए क्या आया है, सेकंड YZ 0 0, फिर दूसरे का निकाला है तो 0 आया है। अब A22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, देखिए -1 की पावर 4 हो जाएगा M22, दूसरी पंक्ति बंद करिए, दूसरा स्तंभ X0 0 Z X0 0 Z, तो -1 की घात सम, तो मान प्लस का 1 हो जाएगा, x गुणते z, xz होगा -0, तो 1 गुणते xz बराबर क्या आ जाएगा? xz आ जाएगा, तो यहां पर आ गया xz कामा। अब निकालेंगे A23 बराबर -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, तो -1 की पावर 5 हो जाएगा M23, यानी आपको दूसरी पंक्ति बंद कर लेना है, तीसरा स्तंभ, तो X0 0 0 X0 0 0, तो -1 की घात विषम, तो मान -1, x गुणते 0 0 -0, तो -1 गुणते 0 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब A31 बराबर -1 की घाते 3 धन 1 गुणते M31, तो -1 की घाते यहां पर लिख दे भाई, ये आया 0। अब -1 की घाते 4 और M31, तीसरी पंक्ति बंद कर दीजिए और पहला स्तंभ 0 0 Y0 0 0 Y0, तो -1 की घाते 4, तो प्लस का 1 होगा, 0 गुणते 0 0 होगा, -y गुणते 0 0 होगा, 1 गुणते 0 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। अब निकालेंगे बेटा A32, तो -1 की घाते 3 नन 2 गुणते M32, तो -1 की घाते 5 हो जाएगा M32, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ X0 0 0 X0 0 0, तो -1 गुणते 0 -0, तो -1 गुणते 0 फिर से आ गया 0। 0 का पावर आप जानते हैं, चाहे जिस संख्या से गुणा कर दें 0 हो जाता है। A33, तो -1 की पावर 3 + 3 और इंटू M33, तो देखिए -1 की पावर 6 हो जाएगा M33, आपको तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद कर देना है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या आ जाएगा? तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ X0 Y0 तो 1 गुणते 0 -0, ठीक, ये बंद सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, 1 मिनट देख लेते हैं। तीसरी पंक्ति, इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है कि सवाल गलत हो जाए। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ X0 0 Y है, X0 है 0 Y है, तो इसका गुणा इसमें होगा XY -0, तो आ जाएगा XY, क्या आ जाएगा? XY, तो देखिए आ गया XY। चलिए सैखंड ज्ञात हो चुके हैं। अब जब सैखंड ज्ञात हो चुके हैं तो देखिए सैखंडों से निर्मित आव्यूह B लिखेंगे। देखिए सैखंडों से निर्मित आव्यूह B क्या होगा?
सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह, बी बराबर क्या हो जाएगा, YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। अब लिखेंगे सहखंडों से निर्मित सहखंडज आव्यूह, सहखंडों से निर्मित सहखंडज, जैसे ज जुड़ जाता है तो उसे ही कहते हैं एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त आव्यूह। चलिए बी का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं भाई। बी का परिवर्त आव्यूह तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा YZ 0 0, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, परिवर्त आव्यूह होता है 0 XZ 0 0 0 और XY। अब देखिए व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। देखिए भाई व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए यानी सहखंडज आव्यूह बटे मान ए। एडजॉइंट ए का मान ये निकला है आपका YZ 0 0 0 XZ 0 फिर 0 0 XY बटे मॉड ए का मान निकला था XYZ, यानी XYZ का प्रत्येक पद में भाग दिया जाएगा तो YZ बटे XYZ। अब 0 में चारी संख्या का भाग दो 0 आता है, 0 में चारी संख्या का भाग दो 0 आता है, 0 में चारी संख्या का भाग दो 0 आता है, XZ बटे XYZ। 0 में चारी संख्या का भाग दो 0 आता है, 0 में चारी संख्या का भाग दें 0 आता है, 0 में चारी संख्या का भाग दें 0 आता है, XY बटे XYZ। देखिए अब आप x से x कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, z से z कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, 1/x, इसे x इनवर्स लिख सकते हैं 0 0 0, 1/y जिसे y इनवर्स लिख सकते हैं 0 0 0, 1/z जिसे z इनवर्स लिख सकते हैं और 0। ये निकल आया व्युत्क्रम आव्यूह। इस तरीके से देखिए इसका ए ऑप्शन सही है, 17 नंबर का भी ए ऑप्शन सही था, 18 नंबर का भी ए ऑप्शन सही है। अब जो अगला सवाल होगा वो आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। ये जरूर कमेंट करके बताना है अब आपको कि सवाल समझ में आया या नहीं आया। इसके आगे के जो सवाल होंगे वो अगली क्लास में बताए जाएंगे। धन्यवाद।